रवि जी, हमारे समय पे महंगाई पे बहुत कंट्रोल काबू किया गया। अगर आप 2014 से लेके अब तक की बात करें 2024 तक, तो जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो उस समय तो हाहाकार था। और आप देख सकते थे उस समय औसत दर जो महंगाई की दर थी वो 14% थी। और उस समय का आकलन कर लीजिए और इस समय का आकलन कर लीजिए। और इस बीच में एक और भी बहुत अच्छा जो देखने को मिला है कि उत्तराखंड में 9 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल के आए। पूरे भारत में 24 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर के निकल के आए। और यही नहीं, कोविड जैसी स्थिति जब आती है तब भी 14% से 14% के लगभग औसत जो दर कांग्रेस के समय पे रहा करती थी, जिनका जो कि आर्थिक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बोलते थे सबसे अच्छे आर्थिक प्रधानमंत्री है और आर्थिक विशेषज्ञ है, आर्थिक का उनका ज्ञान का भंडार है। तो 14% उस समय महंगाई दर थी। और इस समय आप देख लीजिए, चाहे आप आंकड़े अपने जनता जो इस समय दर्शक देख भी रहे उनको बता सकते हो, तो इसमें संकोच का विषय नहीं है। और हम कोविड जैसी महामारी आती है, यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट होता है, और अभी आप देख ही रहे हो इजराइल, लेबनान और ईरान का फिलिस्तीन के बीच में जिस प्रकार का टकराव आप देखने को मिल रहे हो। उसके बाद भी, क्योंकि सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आयात निर्यात होता है, उसके बाद भी हमारी सरकार ने काबू करने का जिस ढंग से मैनेज किया है, मुझे लगता है वो काबिले तारीफ है। और महंगाई के बारे में कांग्रेस को बोलने का तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रवि जी, आप देखिए कि चुनाव के समय कुछ और बोलते हैं, चुनाव के बाद कुछ और इनका चरित्र देखने को मिलता है। हिमाचल में जैसे चुनाव समाप्त होता है, 3-3, 4-4 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़ा देते हैं। और पेट्रोल डीजल तो सीधा आपके महंगाई पे इफेक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आपने 4 रुपए बढ़ा दिए तो सोच लो कि हर चीज पे आपके रेट इंक्रीज कर गए, पर लीटर 4 रुपया। और आप कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में जो वादे किए थे, आप कर्नाटक में उठा के देख लीजिए, बिजली के बिल हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो कंगाली के स्तर पर इनके प्रदेश भी देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप हिमाचल देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए। और ये अभी तो मैं तेलंगाना की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पर डे का 200 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। और अब तक की 73 दिन की जो उनकी सरकार भी हो गई है, उसमें कम से कम 1 लाख करोड़ का उनके ऊपर कर्ज हो गया है। हमारी सरकार, हम जिन राज्यों में हैं, हम महंगाई पे काबू करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमने लोगों को जो सरकार की तरफ से जो योजनाओं को जो लाभ मिलना चाहिए, उससे भी महंगाई में बहुत काबू पाया जा रहा है। लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। अगर महिलाओं को बात करूं तो महिलाएं सीधा हमारे पाकशाला से जुड़ी हुई होती है। उत्तराखंड में 72,000 से अधिक सहकारिता समूह हमने बनाए हैं। और कुछ सहकारिता समूह ने इतना अच्छा काम किया है कि वो अपने समूह के माध्यम से अन्य समूहों को खड़ा कर रही है, उनको लोन देने का काम कर रही है। और यही नहीं, हमने महिलाओं को और सशक्त करने के लिए भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने भी संचालित की है, हमारी सरकार ने भी इसको बहुत बेहतर तरीके से संचालित की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 28 से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्रित करके बनाई है महिलाओं को, जिसका कि उनको लाभ मिल रहा है। और हमारे समय पे किसानों को भी और किसी भी वर्ग को उठा के देख लीजिए, हमने जिस प्रकार से उनको मजबूत करने का काम किया है। प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि के माध्यम से आप एक और विषय जोड़ना चाहता हूं, कृषि से। आप जब कह रहे हो कि भाई इस समय सब्जियों के दाम, ये सब चीजें बढ़े हैं, हमारे समय पे 2014 से 2024 तक आप देख लीजिए, एक भी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज आपको देखने नहीं मिलेगा कि वो यूरिया के लिए गया, उसके लिए खाली हाथ आना पड़ा या उसके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। हमने उस यूरिया की जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी, एक मिनट, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती थी, उसको नीम कोटिंग करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आज यूरिया भी उसको समय पे मिल रहा है, उसको किसान सम्मान निधि भी समय पे मिल रही है, उसको मंडी में भी भाव अपने समय पे मिल रहा है। और एक मैं आपको बता दूं, 2 लाख से अधिक गोदाम अभी केंद्र सरकार नए खोलने वाली है। तब मुझे लगता है कि स्टॉक बढ़ेगा तो महंगाई पे और काबू किया जाएगा। ये सिलसिलेवार कार्य सारे जारी है। मैं करूंगा। एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाई कि जीएसटी का विषय उठाया उन्होंने। वैसे तो मैं इनके स्मरण शक्ति में याद दिलाना चाहता हूं, जब ये जीएसटी देश में लाया जाता था और बहुत पहले आ जाना चाहिए था, और तमाम विपक्षी दलों को हमने आग्रह भी किया था कि सभी को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। और उस समय जो राष्ट्रपति थे, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया उस समय। उन्होंने जो सरकार का जिस प्रकार से साथ देना चाहिए था, उन्होंने बेहतरी से साथ दिया। जब जीएसटी को लाया जाता तो इस समय प्रतिपक्ष के नेता और पहली बार जो संवैधानिक पद पर आए हैं, वैसे संवैधानिक मर्यादाओं का तो पालन नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो सब समय समय पे दिख ही रहा है। जो अपेक्षा एक विपक्ष से की जाती है और एक संवैधानिक पद पर रहते हुए व्यक्ति से की जाती है, वो तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर भी। तब इस टैक्स को उन्होंने ही दिया था, नाम दिया था, वैसे तो गुड एंड सर्विस टैक्स है इसका संवैधानिक दृष्टि से तो, मगर उन्होंने कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स। उन्होंने ये भी कहा था कि जो छोटे छोटे राज्य हैं
वो कोलैप्स हो जाएंगे आर्थिक रूप से। उत्तराखंड जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित है, आप एक राज्य उठा लीजिए कि जीएसटी आने के बाद उसमें आर्थिक रूप से कोई भी कमजोरी आई हो राज्य के राजस्व में। हमारा उत्तराखंड का 24 साल हो गया, उत्तराखंड के राजस्व में जो राजस्व घाटा था वो कम हुआ है, मतलब कि हमारा राजस्व बढ़ा है। ये दिखाता है कि हमने नीतियों को, जो केंद्र सरकार ने जीएसटी के लिए नीतियां बनाई थी, उसका सही तरीके से यहाँ पर पालन किया गया और आज हम आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। और जीएसटी का जो इन्होंने कहा कि जो जीएसटी का जो केंद्र सरकार ने राज्यों को देना चाहिए था, मैं अभी एक हफ्ते पहले की आपको बताता हूं कि उत्तराखंड को जो हमारा जीएसटी का जो केंद्र सरकार के यहाँ था उसका लगभग भाग हमको मिल चुका है। अभी आपने देखा है कि अभी ये मानसून सीजन था तो पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा का बड़ा खतरा रहता है और हिमाचल ने खास करके बहुत झेला इस समय। मैं कई बार डिबेटों में रहा, इनके प्रवक्ताओं ने ये भी कहा कि भाई हिमाचल के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको आपदा की राशि मुक्त नहीं कराई जा रही है, रिलीज नहीं की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि 200 करोड़ से अधिक का आपदा की राशि उनको दी गई है। हमारी केंद्र की सरकार चाहे राज्य की सरकार किसी प्रकार का भी भेदभाव, तुष्टीकरण किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करती। राज्य तो एक बहुत बड़ी इकाई होती है। और जहां तक इन्होंने पेट्रोल की बात करी है, मैंने बताया कि हिमाचल में तो हमसे अच्छी समृद्धि होनी चाहिए थी। जब उन्होंने पेट्रोल और डीजल पे, अगर कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़े हैं तो वहां ज्यादा समृद्धि होनी चाहिए, सरकार के पास ज्यादा टैक्स होना चाहिए था, मगर वो तो कंगाली होगी। वो तो ना तो वो कह रहे कि न मंत्रियों को दे सकता, ना विधायकों को दे सकता, ना सरकारी कर्मचारियों को दे सकता। ये किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा दिया बयान नहीं है। जिनके हाथ में सत्ता है, जो केंद्र सत्ता का मुख्य केंद्र है, कांग्रेस सरकार में जो इसमें विद्यमान है हिमाचल में, वहां के जो इस समय जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि मेरी स्थिति ये हो चुकी है। तो सोचो, वहां पर ना रोजगार सृजन कर सकते, ना रोजगार उत्पन्न कर सकते, किस स्थिति में राज्य को पहुंचा दिया है। एक उत्तराखंड संसाधनों को मजबूत किया और हम बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल की बात इन्होंने करी, तो मैं आपके जो इस समय दर्शक देख रहे बताना चाहता हूं। सोनिया गांधी एक समय चेयरपर्सन हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की। मुझे तो कोई ऐसा उदाहरण अभी तक देखने को नहीं मिला कि जैसा उदाहरण उस समय, बिरला उदाहरण सोनिया गांधी का मिला। जो ऑयल बॉन्ड भारत सरकार को मिलते हैं, वो ऑयल बॉन्ड सोनिया गांधी के नाम से थे, चाहे इराक के हो, चाहे उस समय हमें जितनी भी हमारी ओपेक जो कंट्रीज थी, जो हम खासकर हम गल्फ कंट्रीज से लेते हैं, मैं आपके ऑन रिकॉर्ड चैनल पर कह रहा हूं कि सोनिया गांधी को बॉन्ड दिए गए थे। उन बॉन्ड को, और जो उन्होंने ऑयल बॉन्ड खरीदे, उसको भी हमने जो वहां से खरीदे थे, उसको हमने अब तक पूरा उसको जो उसकी धनराशि देनी थी वो समाप्त कर दी। तो आप सोचिए कि एक अध्यक्षा मात्र की उसको जो भारत सरकार को मिलनी चाहिए, वो कांग्रेस की चेयरपर्सन को मिल रही है। तो ये किस प्रकार से दोहरी नीति का ये पालन करते हैं वो हमने देखा है। और एक मैं बात बता दूं आपके साथ, जो यूरिया का, जब आप उठा के देख लीजिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, यूरिया का जो पैकेट उस समय मिलता था 2014 से हमारी सरकार आने से पहले, या तो लाठी मिलती थी या जेल मिलती थी। यूरिया तो उस समय मिलता ही नहीं था और दाम तो उस समय आसमान छू रहे थे। मैंने कहा कि उस समय औसत महंगाई मैं बता रहा हूं आपको, छोटा महंगाई उस समय औसत महंगाई थी, जो इन्फ्लेशन रेट था 14% था। और आज की डेट में कह रहा हूं कि इतना विश्व में जब इस प्रकार की स्थितियां खड़ी है, कोविड जैसा काल आया, उसके बाद भी आज हम इस स्थिति में, और बरसात की स्थिति के बाद भी 5% की हमारी औसत महंगाई दर है। उसको काबू करने के लिए मैंने कहा कि 2 लाख से अधिक हम नए गोदाम खोल रहे हैं, नए स्टॉक्स खोल रहे हैं, 24 करोड़ से अधिक उससे गरीबी रेखा से बाहर है। अच्छा ठीक है, एक चीज और सामने निकल कर आई, एक और विषय बताना चाहता हूँ। कर्नाटक में जब बात आती है किसान, देखो आज भी भारत की जो जीडीपी है, 60% से अधिक जीडीपी हमारी किस पर निर्भर करती है? कृषि पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर निर्भर करती है। जो ये किसान की बात करते हैं, अभी इनके प्रवक्ता भी कर रहे थे, और अभी ये कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट है, 1200 ऑन रिकॉर्ड है सरकार की रिपोर्ट पे, 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की, मतलब कि अब पहले जो बात करती है और बाद में किस प्रकार का चरित्र करती है। 1200 किसान वहां पर मर गए इस समय तक, और कोई किसी प्रकार का कोई सारोकार नहीं है कि कैसे काबू करना। और वैसे भी महंगाई तो राज्य का विषय है ना, तो राज्य क्यों कंट्रोल नहीं कर रहा है जहां जहां इनकी स्थितियां ये खराब हुई है। अच्छा ठीक है, कर रहे हैं ना, वो ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। अच्छा मेरा सवाल ये है कि आप मानते हैं कि उत्तराखंड में जो महंगाई है वो ज्यादा, और ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनके घरों में आजकल सब्जियां न बन रही हो, या बहुत मुश्किल से वो इन चीजों को मैनेज कर रहे हो, ऐसा हो सकता है? आपको लगता है सत्ताधारी पार्टी हमने अपनी सरकार में लोगों को सशक्त करने का बहुत बेहतर तरीके से काम किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। तो उसमें एक बात आती है कि मिडिल क्लास से जब नीचे, जिनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर है, उस तबके की अगर आप बात करते हैं तो वो 100 रुपए किलो खा रहा होगा इस वक्त सब्जियां। देखो, राज्य का आर्थिक पैमाना किससे तय होता है?
अगर आप उसको कैटेगराइज भी करो, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, अगर आप इनको कैटेगराइज करोगे तब राज्य की रिपोर्ट बनती है, समग्र रिपोर्ट बनती है। उत्तराखंड आर्थिक रूप से सशक्त क्यों हो सकता है? जब तीनों में कहीं ना कहीं पैमाने में अंतर आया होगा कि भाई इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने का कि भी गरीब भी मजबूत हुआ है, मिडिल भी मजबूत है, अपर क्लास भी मजबूत हुआ है। उत्तराखंड में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 9 लाख लोग बाहर गरीबी रेखा से निकले हैं, उनके लिए जो सरकार ने योजनाएं बनाई है और सरकार तक उनको जोड़ने का काम किया। हमारी सरकार ने शौचालय से लेके, गैस सिलेंडर से लेके, और एक विषय और मैं बताना चाहता हूं, जब पाकशाला की बात आती भी है, एक समय था कांग्रेस के समय की नमक के लिए भी किस प्रकार से हमने देखा है कि बड़ी बड़ी हेडलाइनें होती थी कि लाठीचार्ज हो गया। आप पिछले जो हमारी चाहे केंद्र सरकार की, चाहे राज्य की 7 वर्ष की सरकार देख लीजिए, एक बार भी आपको किसी भी जो हमारी प्राइमरी नीड्स है उसके लिए कहीं आपको लाठीचार्ज मिलना हो, कहीं ऐसी सूचना, भ्रामक सूचना देखने को मिली हो, कहीं किसी प्रकार की लाइन दिख रही हो। ना टेलीफोन एक्सचेंज में लाइन है, ना सिलेंडर के लिए लाइन है, ना हॉस्पिटल में लाइन है। आज सब जगह जिस प्रकार से मैनेज किया गया है, ये दिखाता है कि जो आर्थिक रूप से उत्तराखंड सशक्त हुआ, यही कारण। एक हॉस्पिटल की इन्होंने बात करी अभी उत्तराखंड में, कांग्रेस से बता दीजिए कि इन्होंने एक भी यूनिट खड़ी करी हो हॉस्पिटल की उत्तराखंड के अंदर। हमने दो मेडिकल कॉलेज तो पहाड़ों में देने का काम किया, चाहे अल्मोड़ा का, श्रीनगर का, पिथौरागढ़ का, उसमें पाइपलाइनिंग में, हरिद्वार का पाइपलाइनिंग में। अभी माननीय मुख्यमंत्री 4 दिन पहले किच्छा में गए थे, जो सैटेलाइट एम्स बन रहा है वो भी मुझे लगता है कि 1-2 वर्ष में बन के तैयार हो जाएगा। एम्स हमारे समय पे आया। दून हॉस्पिटल को अगर उसको जिला हॉस्पिटल, उसको मेडिकल हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना, वो हमारी सरकार ने किया। कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल का उसको उच्चीकरण करना हमारी सरकार ने किया। और यही नहीं, एक महंगाई की जब आप बात करते हो तो महंगाई यही नहीं होती, महंगाई स्वास्थ्य की भी होती है। हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जो आप डॉक्टर की फीस देते हो वो 1 टाइम देनी है। पूरे उत्तराखंड में आप कहीं से भी अगर एक बार फीस डिपॉजिट कर दोगे तो आपको, चाहे आप गांव किसी छोटे हॉस्पिटल से अगर बड़े हॉस्पिटल तक जा रहे हो, तो वो वही आपका पर्चा चलेगा। तो वो कैबिनेट में निर्णय लिया गया और वो उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसकी दरें भी कम की। और यही अटल आयुष्मान से लोगों पर, जो मैंने बताया कि उसका एक बहुत बड़ा असर है कि उनको जो आर्थिक रूप से मजबूत करने का बहुत असर है। जो व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा पाता था या किसी कारणवश वो इलाज के कारण अपनी जमीन बेच देता था, अपनी माँ बेटियों की जो गहने गिरवी रख देता था, वो आज की स्थिति तो नहीं है। तो ये दिखाता है कि सरकार ने उनको वहां भी मजबूत किया। और जच्चा बच्चा के लिए मिशन इंद्रधनुष जैसी योजना चलाकर कि भाई उसके जच्चे बच्चे की पूरी देखभाल करना, ये सरकार की दिखाता है। अच्छा ठीक है, अब आशीष सैनी जी पर जा रहा हूँ। नहीं ठीक है, माफी चाहता हूँ। आज हमारी मान लीजिए, नहीं आज हमारी मान लीजिए, एक ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके दर्शकों। आज भी नहीं मान लिया आपने, चलिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, जो महिलाएं महामारी में होती थी, तो उनपे जो वो उस समय नैपकिन्स यूज करती थी, उस पे ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ 12.5% उस पे टैक्स लगता था। और आज हमारे समय पे 1 रुपए में वो मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि महंगाई पे कहां कैसे काबू। अच्छा, आशीष सैनी जी, बहुत ही एक अच्छी बात निकल के आई कि सब गरीबों की बात कर रहे हैं, जितना पैनल में देखा, और उसमें भी कह रहे कि चावल, गेहूं, दाल की बात कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 2028 तक इन सभी चीजों की, वस्तुओं के लिए फ्री में, जितने भी गरीब है उनके लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था करी है। तो इस मामले में तो हम एक कदम कहूंगा, कई कदम आगे अन्य विपक्षी दलों से। और हमारा फोकस भी होना चाहिए कि जो हमारा जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का विजन भी अंत्योदय पे चलने का, उस अंत्योदय का हम अनुसरण करते हुए प्रत्येक गरीब व्यक्ति को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा कि 2 लाख से अधिक गोदाम जो बन रहे हैं, जब वो निर्माण होके हो जाएंगे, हमारी दृष्टि है कि भारत में किसानों का जो प्रोडक्शन होता है और सरकार अधिक से अधिक उसको लेने का काम कर रही है, और उस प्रोडक्शन का आम लोगों को लाभ मिले, उसके लिए हमारी नीतियां लगातार काम कर रही है। और 24 फसलों पर हमारी MSP पहली बार किसी सरकार ने लागू करी है। आशीष सैनी